हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार आज आपसे दोबारा क्रिकेट के ऊपर बात होगी। पाकिस्तान ने 20 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया कल फॉर साउथ अफ्रीका सीरीज़, और इस स्क्वाड को अब 16 मेंबर्स में जो है वो तब्दील किया जाएगा मैच से पहले। 9 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के स्क्वाड में। अगर आप इनमें से 4 ड्रॉप भी कर दें जब ये 16 मेंबर स्क्वाड बनेगा, तो इसका मतलब है कि आपके पास तब भी 5 अनकैप्ड प्लेयर्स होंगे। काफ़ी इनएक्सपीरियंस है स्क्वाड में और बहुत से प्लेयर्स के ऊपर आई थिंक बात होनी चाहिए। कुछ अच्छी सिलेक्शंस भी हैं, लेकिन मोस्टली मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्शंस हैं वो ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि तमाम इश्यूज़ को जो है वो एड्रेस करूँ जो मेरे व्यूज़ हैं। ऑब्वियसली आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ शान मसूद से, जिनको कि ड्रॉप किया गया और उनको जिस नैरेटिव के ऊपर ड्रॉप किया गया है वो ये है कि वो अवे जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो अच्छी नहीं हैं। जो इंग्लैंड में उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले थे सेंचुरी के बाद, और फिर न्यूजीलैंड में जो भी 2 मैचेस हुए हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो मुझे इस नैरेटिव से शदीद इख्तलाफ है कि आप किसी प्लेयर को इस बेस के ऊपर ड्रॉप कर दें कि वो अवे मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि ये पूरी दुनिया में इस टाइम अब कहीं भी नहीं हो रहा कि आप किसी प्लेयर को ड्रॉप करें, ख़ास तौर पे ओपनर्स को। आप इस टाइम कोई भी ओपनर ले लें, अगर तो आपका ये नैरेटिव है और यही अगर आपका क्राइटेरिया है कि अवे में जो अच्छा नहीं खेलेगा हम उसको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि शान ने यहाँ पे तो 2 सेंचुरीज की थी 3 मैचेस में जो होम मैचेस हुए थे। तो आप मुझे सिर्फ एक ओपनर बता दें दुनिया में, मैं 2-3 नहीं मांग रहा, सिर्फ एक ओपनर का नाम बता दें जो कि इस क्राइटेरिया को मीट करता है। इस टाइम जो बेस्ट ओपनर्स हैं वो भी अवे कंडीशंस में स्ट्रगल करते हैं। डेविड वार्नर की अगर आज 45-48 की एवरेज है तो वो इस वजह से है कि वो हर साल अपने घर में 5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस हैं वो बैटिंग पैराडाइज हैं। ये भी एक गलत एक नोशन है कि ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग मुश्किल है। अगर आप पिछले 10 साल के स्टैट्स निकाल के देखें तो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली कंट्री इस टाइम पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वो वहाँ पे सेंचुरी बिफोर लंच भी करते हैं, ट्रिपल सेंचुरी भी करते हैं, लेकिन वही डेविड वार्नर जब इंग्लैंड में जाते हैं या इंडिया में जाते हैं तो आपके सामने उनके रिजल्ट्स हैं। इंग्लैंड में जाके उन्होंने 3 कंसेक्यूटिव डक्स की थी, पूरी एशेज़ में उनसे 100 रन नहीं हुए थे। तो ये जो क्राइटेरिया है इसके ऊपर तो फिर कोई भी पूरा नहीं उतरेगा। इस टाइम दुनिया में जितने भी ओपनर्स हैं उनकी एवरेज जो है वो 40 के करीब है, और अगर आप उनकी अवे परफॉर्मेंसेस देखें तो वो सबकी जो है वो 30 के करीब एवरेज होगी। शान का जो कमबैक है वो 2018 में हुआ था साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, उस वक्त से लेके अब तक उनकी 35 की एवरेज है, और जो उन्होंने 13 मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 3 मैचेस पाकिस्तान में, 10 मैचेस दुनिया की जो आप कह लें कि मोस्ट डिफिकल्ट कंडीशंस हैं फॉर एशियन बैट्समैन, जिसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका आता है, ऑस्ट्रेलिया भी है, वहाँ पे उनके मैचेस हैं। तो अगर आपको एक प्लेयर इन कंडीशंस में 10 मैचेस खेलने के बाद भी अगर 35 की एवरेज दे रहा है एक ओपनिंग बैट्समैन, तो इसका मतलब है कि उसमें पोटेंशियल था कहीं ना कहीं रन्स करने का। दूसरी ये मतलब कि मुझे सिर्फ शान की जो एक्सक्लूजन है उससे इख्तलाफ नहीं है। जो एक सिस्टम आप या जो एक जो आपने ट्रेंड बनाया हुआ है कि हर जो ओपनर आता है आप उसको ड्रॉप कर देते हैं कि वो अवे में परफॉर्म नहीं करता। तो मैं आपको कुछ ओपनर्स गिनवाता हूँ, आपको शायद सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान ने पिछले 9 सालों में तकरीबन 9-10 ओपनर्स सिर्फ इस वजह से ड्रॉप किए हैं कि उनकी अवे में परफॉर्मेंसेस नहीं है। अभी ये न्यूजीलैंड टूर के बाद शान मसूद ड्रॉप हुए हैं। पिछले साल यही इमामुल हक के साथ हुआ था कि वो ऑस्ट्रेलिया में गए, परफॉर्म नहीं हुआ, ड्रॉप हो गए। उससे पहले 2018-19 जो सीज़न था उसमें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गया, फ़खर जमान वहाँ पे खेले, परफॉर्म नहीं हुआ, ड्रॉप हो गए। उससे पहले आप पाएँ 2017 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ गया, अहमद शहजाद का कमबैक हुआ, परफॉर्म नहीं हुआ, ड्रॉप हो गए। 2016 में पाकिस्तान इंग्लैंड गया, मोहम्मद हफीज़ जिन्होंने शारजा में सेंचुरी की थी और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सेंचुरीज बाय एनी पाकिस्तान बैट्समैन इन द रिसेंट ईयर्स, उन्होंने वो सीरीज़ आपको जितवाई, इंग्लैंड गए, परफॉर्म नहीं किया, ड्रॉप हो गए। 2014 में खुरम मंजूर जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आपको टेस्ट मैच जितवाया था अबू धाबी में, वो श्रीलंका गए, परफॉर्म नहीं किया, ड्रॉप हो गए। 2013 में यही नासिर जमशेद और इमरान फरद के साथ हुआ था। तो ये पिछले अगर आप 8-9 साल देखें तो आप तकरीबन 9 या 10 ओपनर्स को आपने सिर्फ इस वजह से ड्रॉप कर दी है कि वो अवे में जो है वो अच्छा नहीं खेल रहे। समी असलम के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गए, वहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ तो ड्रॉप हो गए। तो अगर तो आप यही ट्रेंड लेके चलेंगे तो अभी भी फिर जो आपने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं, जो आपने नए ओपनर सेलेक्ट किए हैं,
तो उनके पास कितना मौका है परफॉर्म करने का। यही ओपनर आज हो सकता है आपको होम सीरीज में सेंचुरीज भी कर दें, लेकिन जब यही बाहर जाएंगे 2-3 फेलियर्स होंगे, आप इनको भी ड्रॉप कर देंगे, तो ये तो साइकिल कंटिन्यू रहेगा और इससे आपकी टेस्ट टीम एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। ये एक बड़ा गलत किस्म का नोशन है कि हमें यंगस्टर्स चाहिए। ज़्यादा जो आपके इनएक्सपीरियंस आ जाता है आपके स्क्वाड में, तो इससे ये जाहिर होता है कि आपकी टीम अब एक इंतहाई वीक टीम हो गई है, क्योंकि जो दुनिया की जो एस्टेब्लिश टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, इंडिया हो गई, ये कभी भी 8-9 अनकैप्ड प्लेयर्स को अपने साथ नहीं रखते। इंडिया के साथ जो अभी कुछ हुआ है, जो उन्होंने 4-5 डेब्यूज़ दिए हैं, वो उनकी एक मजबूरी थी कि एक बबल था, प्लेयर्स को फ्लाई नहीं करवा सकते थे, कुछ प्लेयर्स इंजर्ड थे, उनके 9-10 प्लेयर्स इंजर्ड हो गए, तो उन्होंने मजबूरी के तहत उन्होंने 5 प्लेयर्स को डेब्यू करवाया। और ये भी इंडिया के लिए आई थिंक कि 1961 के बाद पहला ऐसा मौका था कि उन्होंने एक सीरीज़ के अंदर जो है वो 20 प्लेयर्स को यूज़ किया है। वो कोविड की जो इस टाइम सिचुएशन है, उस मेजर रीज़न जो है वो ये थी। तो आपको जो है हमेशा एक्सपीरियंस चाहिए होता है फॉर टेस्ट क्रिकेट। आप यंगस्टर्स को, नए प्लेयर्स को साथ लेकर आते हैं, लेकिन उनको आप एक्सपीरियंस के साथ ग्रूम करते हैं। अभी आपके 20 प्लेयर्स हैं और इन 20 प्लेयर्स में से सिर्फ 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनका कि 10 से ज़्यादा मैचेस का एक्सपीरियंस है। एक बाबर आजम है, उनके 29 मैचेस हैं, और एक अजहर अली हैं। इसके अलावा किसी बैट्समैन ने 10 मैचेस ही नहीं खेले हुए। रिजवान के भी जो है वो तो चलें विकेट कीपर बैट्समैन है, उनके भी 11-12 मैचेस हैं। तो इतनी इनएक्सपीरियंस साइड के साथ आप एक साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ बिग रिस्क। और ठीक है, डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप सारे प्लेयर्स को एकदम से जो है वो साथ नहीं लेकर आ सकते। और कुछ जो सिलेक्शंस हैं, आई मीन अब्दुल्ला शफीक की अगर हम बात करें, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन एंड आई थिंक ही हैज़ अ लॉन्ग फ्यूचर विद पाकिस्तान, स्पेशली इन वनडे क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। लेकिन एक फर्स्ट क्लास मैच उन्होंने खेला है और वो भी पिछले सीज़न में खेला था, और आपने उस बेस के ऊपर उनको सिलेक्ट किया। हो सकता है कि वो 16 में भी ना आए, लेकिन आई थिंक ये जो आप एक प्रेसिडेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं बॉलर्स का शायद किसी हद तक एक मान लूँ कि चलें, एक अगर रॉ टैलेंट है तो आप एक फास्ट बॉलर को लेकर आ सकते हैं टीम में, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैट्समैन एक फर्स्ट क्लास की बेस के ऊपर कोई टेस्ट मैच खेल गया हो। इसी तरह हम ये बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को जो है मौका मिलना चाहिए, तो इस साल हमने देखा कि कामरान गुलाम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, साउथ शकील ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो सिलेक्ट हुए। तो कामरान गुलाम के ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि एक ऐसा बैट्समैन है जो कि 5-6 सीज़न से परफॉर्म कर रहा है, और एक ऐसा बैट्समैन है जिसने एक सीज़न में परफॉर्म किया है। तो अगर आप सिर्फ एक सीज़न वाले बैट्समैन को पिक कर रहे हैं, तो फिर वो जो 5 साल की परफॉर्मेंस जिन्होंने दी हुई है, फॉर एग्जांपल उस्मान सलाहुद्दीन है जो कि 10 साल से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। साउथ शकील की सिलेक्शन इट मेक सेंस, आई थिंक ही डिजर्व्ड इट, क्योंकि उन्होंने पिछले सीज़न में भी रन्स किए, पाकिस्तान के जो दूसरे टूर्स होते हैं इमर्जिंग, उसमें भी वो रन्स करते आ रहे हैं, और अब यहाँ पे उन्होंने काजन ट्रॉफी में भी रन्स किए, तो आई थिंक ही डिजर्व्ड टू बी इन द स्क्वाड। लेकिन उसके अलावा कई जो ऐसी सिलेक्शंस हैं, आई थिंक कि वो थोड़ी सी प्री मैच्योर हैं, और इवन फास्ट बॉलिंग में भी आई थिंक हारिस रऊफ सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं उनके। इस साल उन्होंने कोई 4 डे क्रिकेट नहीं खेली, और शायद उनके प्लान्स में भी नहीं थी। T20 स्पेशलिस्ट हैं वो, वनडे में भी उनका डेब्यू हुआ, तो उनको 3 फर्स्ट क्लास मैचेस की फॉर्म के ऊपर लाया गया है टीम में। अगेन आई थिंक काफ़ी प्री मैच्योर सिलेक्शन है। आई थिंक इससे तो बेहतर था कि आप अब्बास के साथ ही कंटिन्यू कर लेते अगर नसीम शाह इंजर्ड हैं। तो हसन अली, इट्स गुड टू सी कि वो वापस आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से काजन ट्रॉफी में परफॉर्म किया था, आई थिंक वो एक ऐसी सिलेक्शन है विच मेक्स लॉट ऑफ सेंस। ताबिश खान की मैं बात करूँगा कि ताबिश खान के ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं कि उनको स्क्वाड में होना चाहिए था। तकरीबन 600 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं उनकी, लेकिन आई मीन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बिकॉज इट माइट साउंड लिटिल हार्श ऑन हिम, लेकिन आई थिंक कि ताबिश खान को पाकिस्तान की टीम में 7-8 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। लेकिन अगर वो 7-8 साल पहले नहीं आए, तो वो जो गलती हुई थी, अब आप जब उस गलती को ठीक करने जा रहे हैं 7-8 साल के बाद, तो आई थिंक आप एक और गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट 2 सीजन्स में अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें ताबिश खान की, तो वो उस तरह नहीं है जिस तरह की पहले होती थी, जब पाकिस्तान में पिचेस अंडर प्रिपेयर्ड थी, बॉल्स जो हैं वो ग्रेस की होती थी, तो हर जो सीमर है, जो मीडियम पेसर हैं, वो आपको हर सीज़न में 50-60 आउट करके देते थे। लेकिन पिछले 2 सालों में ये जो मीडियम पेसर्स थे, उनकी उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं है जिस तरह के पहले थी। फॉर एग्जांपल अगर आप सदफ हुसैन को देखें तो उनके साथ भी ये इशू है, मीर हमज़ा के साथ भी ये इशू है। तो और ऊपर से ताबिश इज़ नाउ 36,
तो आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स में कैसे आते हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने जितना परफॉर्म किया है शायद उनको उस चीज़ का सिला मिला है, और मुझे किसी हद तक खुशी भी है कि एक डोमेस्टिक परफॉर्मर को मौका मिला। लेकिन जब मैं एक कम्बिनेशन देखता हूँ या फ्यूचर प्लान्स को देखता हूँ तो वो उसमें थोड़ा सा मिसफिट नज़र आते हैं। और अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें दूसरे फास्ट बॉलर्स की, तो वकास मकसूद एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने नई जो आपकी कंडीशंस हैं, यानी कि जिसमें पिचेस बेहतर हुई हैं और आपकी बॉल्स जो हैं बेहतर हुई हैं, उन कंडीशंस में रह के जो है वकास मकसूद ने परफॉर्म किया है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बहुत सारे स्पिनर्स जो है वो सिलेक्ट किए हैं, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो क्रिकेटिंग टर्म्स में पाकिस्तान उस तरह से नहीं है जिस तरह के इंडिया, श्रीलंका या यूएई या बांग्लादेश है। पाकिस्तान में बॉल टर्न उस तरह नहीं होता, बल्कि मोस्टली जो है यहाँ पे अक्सर फास्ट बॉलर्स के लिए ही असिस्टेंस होती है। बल्कि देखा गया है कि जब पाकिस्तान एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ खेलता है होम कंडीशंस में, तो हमेशा उसने बैकफायर किया है। अगेंस्ट इंग्लैंड 2000 में जब आप पहली बार कराची में टेस्ट मैच हारे थे, तो उसमें भी आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था। 2007 में जब आप साउथ अफ्रीका से कराची में हारे थे, तब भी आपने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था। वरना आप कभी नहीं देखेंगे पाकिस्तान में कि कोई जो स्पिनर है वो रन थ्रू कर जाए, 7-8 आउट कर दे, या आपको फोर्थ डे के ऊपर जो है वो 5-6 आउट कर दे, जिस तरह की हमें श्रीलंका, बांग्लादेश, यूएई वगैरह में देखने को मिलता है। तो आई थिंक कि थोड़े से स्पिनर्स पाकिस्तान के स्क्वाड में ज़्यादा हैं। आई डोंट नो कि पाकिस्तान की इस टाइम क्या स्ट्रेटजी है। नॉर्मली तो आप कराची में 4 सीमर्स के साथ भी खेल सकते हैं और एक स्पिनर के साथ, या 3 सीमर्स और 1 स्पिनर के साथ। लेकिन शायद अभी लग रहा है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, तो शायद पाकिस्तान के जहन में साउथ अफ्रीका की, श्रीलंका और इंडिया वाली परफॉर्मेंसेज हैं, इस वजह से जो है वो इतने ज़्यादा स्पिनर्स जो है वो स्क्वाड में रखे हैं। और अगर हम मैं अगर दोबारा बात करूं प्लेयर्स के ड्रॉप होने की, तो अगेन शान मसूद के हवाले से एक जो चीज़ मेरे जहन में ये आती है कि हम मोस्टली जो प्लेयर्स हैं उनको उनकी बैड परफॉर्मेंसेस के ऊपर ड्रॉप करते हैं, जो कि गलत ट्रेंड है। मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ कवर कर रहा हूँ रिमोटली, तो उसमें जो कमेंट्री हो रही थी उसमें अजय जडेजा ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि हम प्लेयर्स को, कोई भी प्लेयर हो दुनिया का, हमने उसको जज करना है उसके अच्छे दिन के ऊपर, क्योंकि अगर आप उसके बुरे दिन के ऊपर आप जज करेंगे तो बुरे दिन पे तो सचिन तेंदुलकर भी 0 के ऊपर आउट हो जाएगा, ब्रायन लारा भी 0 पे आउट हो जाएगा। तो आप प्लेयर को हमेशा जज करते हैं उसके अच्छे दिन के ऊपर। तो शान मसूद के 2-3 बुरे दिन थे, उसमें उन्होंने 3 डक्स की, वो ड्रॉप हो गए। लेकिन अगर आप उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को देखें जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, जब सब ने उनकी तारीफ की, केविन पीटरसन ने, तमाम जो एक्सपर्ट्स थे वो कह रहे थे कि ये शायद पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन आए आज तक साउथ अफ्रीका, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट। और उनकी 40 के करीब एवरेज थी। और मैं आपको बताऊं कि 40 के करीब जो एवरेज है फॉर एन ओपनिंग बैट्समैन या एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन की, वो अच्छी है आजकल के दौर में। अगर आप इस टाइम दुनिया के जितने मर्जी ओपनर्स देख लें तो वो 40 के आसपास ही हैं। और जो पिछले 5-6 साल जो गुजरे हैं बॉलिंग के हवाले से, ये भी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी इस टाइम मिथ है कि जो क्रिकेट में जो बैटिंग है, जो बैट्समैन है, उनके पास ज़्यादा एडवांटेज है, या इट्स अ बैट्समैन्स गेम। वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में ये बात किसी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस टाइम जो एडवांटेज है वो ज़्यादा बॉलर्स के पास है। आप देखें जिस तरह DRS है, तो मोस्टली जो डिसीजन हैं वो बॉलर्स की फेवर में जाते हैं। पहले तो LBW शाज़ो नादिर होते थे, अब हमें हर मैच में जो है वो बेतहाशा LBW देखने को मिलते हैं। मैचेस आप देखें 4-4 दिन में ख़त्म हो रहे हैं। ड्रॉ मैचेस बहुत रेयर हो गए हैं, अब बारिश हो तो तब जाके मैच ड्रॉ होता है। और 2018 में जो बॉलिंग एवरेज थी ओवरऑल, ये पिछले 50 सालों में बेस्ट ईयर था फॉर बॉलिंग इन टेस्ट क्रिकेट। इसी तरह 2019 में और 2020 में भी जो बॉलिंग एवरेज थी वो 30 से कम थी या 30 के करीब थी। तो पिछले 50-60 सालों में ये अगर हम टॉप 10 ईयर्स निकालें फॉर बॉलर्स, तो ये 3 जो साल थे ये बॉलर्स के लिए बड़े यूज़फुल रहे हैं। और ऑब्वियसली उसका जो फ़र्क है वो बैट्समैन के ऊपर पड़ा, खास तौर पे जो ओपनिंग बैट्समैन है उन्होंने इस टाइम पूरी दुनिया में स्ट्रगल किया। आप कोई भी नाम ले लें, करुणारत्ने हो, टॉम लेथम हो, डीन एल्गर हो, डेविड वार्नर हो, रोहित शर्मा हो, इन सब की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो उस तरह से नहीं है जिस तरह के आज से हमें 10-15 साल पहले या 20-25 साल पहले ओपनर्स की देखने को मिलती थी। ये सब लोग सर्वाइव करते हैं होम परफॉर्मेंसेस के ऊपर। रोहित शर्मा की जो होम एवरेज है वो 80+ है और अवे एवरेज 26 के करीब है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरे बैट्समैन है। ये आजकल पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे ही हो रहा है कि तमाम जो प्लेयर्स या टीम्स हैं वो सर्वाइव करती हैं होम कंडीशंस के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ पे प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया जाता है ये कह के कि ये सिर्फ होम कंडीशंस में परफॉर्म करता है, विच इज़ आई थिंक क्वाइट अपसर्ड फॉर मी।
मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना होगा। और असल जो डेटा और साइंस है वो ये है कि आप एनालाइज करें चीज़ों को कि जो जो दुनिया में इस टाइम ट्रेंड चल रहा है उसमें जो है हमारे प्लेयर्स जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं। अगर ओवरऑल ही ओपनर्स की एवरेज कोई 40 के करीब है और अगर आपका एक ओपनर आपको 10 मैचेस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में खेल रहा है और 3 मैचेस पाकिस्तान में खेल रहा है, इन 13 मैचेस में अगर उसकी 35 की एवरेज है तो इट इज़ अ डिसेंट एवरेज। और आप रिप्लेस तब करते हैं किसी प्लेयर को जब आपके पास पीछे बहुत ज़बरदस्त टैलेंट आ रहा हो। पाकिस्तान में अभी इस टाइम जो काइजम ट्रॉफी भी हुई है उसमें जो मोस्टली जो परफॉर्म किया है जिन बैट्समैन ने, वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। ओपनर तो एक भी सामने नहीं आया। अब्दुल्ला शफीक को तो आपने ज़बरदस्ती फिट किया है कि उसने आज से 2 साल पहले एक फर्स्ट क्लास मैच में एक सेंचुरी की थी। सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच की बेस के ऊपर आपने सिलेक्शन की है, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग। इसी तरह हमें यह भी देखना होगा कि अगर कोई प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। कामरान गुलाम, मैं बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया, मैं उनसे क्रेडिट बिल्कुल नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर उन्होंने 37 साल के बाद रिकॉर्ड तोड़ा है सादत अली का और उन्होंने इस सीज़न में 1200 से ज़्यादा रन्स किए हैं, तो आपको ये भी सोचना होगा कि ये रन्स क्यों हुए हैं। उसकी वजह यह है कि आज से पहले 37 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सारे मैचेस जो है वो कराची में हो जाएं। कराची, जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान की बेस्ट सिटी है फॉर बैट्समैन। यहाँ की जो पिचेज़ हैं, मोस्टली जो यहाँ पे वेन्यूज़ हैं, तमाम में आइडियल बैटिंग कंडीशंस होती हैं। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रन्स देखने को मिले हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कामरान गुलाम अगर दूसरी कंडीशंस में खेलते तो वो रन्स ना करते, ऑब्वियसली वो तब भी रन्स करते, लेकिन जो इतने ज़्यादा उन्होंने रन्स किए शायद उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम हो जाती। तो इन सब चीज़ों को देख के मेरा ख्याल है कि हमें प्लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ओवरऑल मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की जो टेस्ट सिलेक्शन हुई हैं, ये जो 20 नाम हैं, वो कोई ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस को एकदम से आप स्क्वाड में ले आए हैं। और ये कैसे जो है अब इसको हैंडल करेंगे। साउथ अफ्रीका जैसी टीम जो कि जिनकी मेरा ख्याल है कि बैटिंग शायद उनकी वीक हो, लेकिन उनके अगर आप बॉलर्स देखें, काखीसो रबाडा और अनरिक नोकिया हैं, उसके अलावा लुंगी नगीडी हैं, तो ये मतलब कि दुनिया के आप कह सकते हैं कि जो 3 बेस्ट फास्ट बॉलर्स या जो टॉप के इस टाइम जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें से 3 ये फास्ट बॉलर्स हैं, और आप उनके सामने इतना इनएक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर अगर रख देंगे तो आई थिंक काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। बट एक्साइटिंग टाइम ये है कि पाकिस्तान में एक बार दोबारा जो टेस्ट सीज़न है वो शुरू हो रहा है, और इन चैलेंजिंग टाइम्स में भी पीसीबी ने और ऑर्गेनाइजर्स ने पाकिस्तान में क्रिकेट को कंटिन्यू रखा है। सारे फर्स्ट क्लास मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान कप हुआ, नेशनल T20 हुआ, PSL के रिमेनिंग मैचेस हुए, जिम्बाब्वे आया, साउथ अफ्रीका आया। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है इस पूरे सीज़न में। और जो हमने एक्साइटिंग क्रिकेट देखी थी PSL में या जिम्बाब्वे सीरीज़ में या इवन काइजम ट्रॉफी का जो फाइनल था वो टाई हो गया था, तो होपफुली इसी तरह की एक्साइटिंग क्रिकेट जो है वो हमें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी देखने को मिलेगी।